हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ। हम आप लोगों के साथ आपकी जो सोयाबीन की फसल है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों का एफएमसी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुप्रिया है और मैं मार्केटिंग का दायित्व इंदौर स्थित मध्य प्रदेश में निभा रही हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं एफएमसी में कार्यरत हूँ, इंदौर बेस्ड हूँ और निमाड़ रीजन को देखता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लोकपाल सिंह चौहान, मैं एफएमसी में कार्यरत हूँ इंदौर क्षेत्र में। और यहाँ पे जो उत्पाद उपलब्ध कराने की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको हम लोग सब मिलके करते हैं। सोयाबीन में हम दुनिया में हमारा देश कहाँ है, किस स्थान पे है, कुछ थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अगर मैं बताऊं, सोयाबीन प्रोटीन का एक सबसे अच्छा रिच सोर्स है। इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। भारत देश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व स्तर की, तो विश्व पे भारत देश जो है ये सोयाबीन के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। अगर उत्पादन की बात करें तो 5वें स्थान पर है। और उत्पादकता के मामले में हम लोग 1/3 इससे पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अनुप्रिया, आप बताना चाहेंगे कि उत्पादकता में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले ताकि? तो किसान भाइयों, अगर आप देखेंगे कि सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हम सोपा की बात करते हैं, तो उनका भी ये मानना है कि सोयाबीन की जो फसल है हमारी, उस पर 2 तरीके के तनाव देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बात करें जैविक तनाव और दूसरा अगर हम बात करें अजैविक तनाव। तो सर, आप बताना चाहेंगे अजैविक और जैविक तनाव से हम क्या समझते हैं? किसान भाई, जैविक तनाव और अजैविक तनाव दोनों से अगर अपनी फसल की सुरक्षा कर पाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो मिलने वाला है अजैविक तनाव, वो अगर ना आए अजैविक तनाव, जैसे कि मौसम का ये जो अभी बारिश खिंच गई, ये तनाव है, तो अगर जैविक तनाव को तो किसान नियंत्रित कर सकता है, अजैविक तनाव पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे, तो जैविक तनाव को हम कम से कम नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 जैविक तनाव फसल के ऊपर आते हैं। सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में खरपतवार के कारण तनाव आता है, जिसका कि नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, फिर जो फूल, जो कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी अवस्था होती है फूल की, उसके कारण जैविक तनाव आता है। तो कीट नियंत्रण के द्वारा हम उसको कीट प्रबंधन के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। और तीसरा, अगर बीमारियां कुछ आती हैं फफूंदी के कारण, तो उसका नियंत्रण भी किसान भाई कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो फसल की जो अनुवांशिक गुण हैं, जितनी उपज वो देना चाहती है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभ ले पाएंगे। हम उस तनाव के बारे में बात करना चाहेंगे जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कीटों का तनाव। तो कीटों के तनाव को नियंत्रण करने के लिए आपका क्या सजेशन है, क्या आप बताना चाहेंगे? तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में अगर आप देखेंगे तो कीटों का तनाव अक्सर आपको शुरुआती अवस्था से, अगर हम बात करें 10 से 15 दिन, गर्डल बीटल का जो अटैक हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद, जैसे कि रोहित सर ने हमें बताया, फूलों की अवस्था सबसे क्रांतिकारक अवस्था होती है। तो फूलों की अवस्था में भी काफ़ी कीटों का तनाव आपको देखने को मिलता है। और अंत में अगर हम देखते हैं, जब फलियाँ लगती है, जब फूल कर्रे में बदलकर फली बन जाते हैं, उस समय भी कीटों का तनाव देखने को मिलता है। तो अगर हम मुख्य कीटों की बात करें सोयाबीन की फसल में, तो पहला अगर हम बात करेंगे तंबाकू की इल्ली, दूसरा अगर हम बात करेंगे समी लूपर, तीसरा अगर हम बात करेंगे कि हरी इल्ली और तना मक्खी। इन सभी कीटों का काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन की फसल पर अलग अलग अवस्था पर प्रकोप रहता है। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि इन कीटों में जो हम सोयाबीन में देखते हैं, इसको हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल अनुप्रिया, मैं भी अपने सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि एफएमसी परिवार इस स्थिति में, जो सबसे क्रांतिकारी स्थिति है फूलों वाली, इसमें कीटों से आपकी फसल को सुरक्षा देने के लिए एक उत्पाद जो है कि आप लोगों के बीच में लेके आया है। और आज से नहीं, बहुत साल पहले लेके आया है, 10 साल से है, जिसका नाम है कोराजन। और मैं अगर बात कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि कोराजन जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं, या कोराजन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोराजन जो है पिछले 10 सालों से किसान भाइयों को उनकी फसल में कीटों के नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और हमारे ये बोलते हुए बड़ी खुशी होती है कि सभी किसान भाइयों को बहुत प्यार मिला इस बात का। और इसी का कारण है कि आज लगभग हम जहाँ भी बात करें, जो भी सोयाबीन की खेती करते हैं किसान भाई, लगभग सभी किसान भाई उस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं। रोहित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सोयाबीन में कोराजन का इस्तेमाल हम किस डोज या किस तरीके से और किस अवस्था में सही तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, सोयाबीन में कोराजन का जो डोज है वो 60 ml पर एकड़ का डोज निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा
नियंत्रण सभी तरीके की इल्लियों पर मिलता है। इसके अलावा इसका सबसे सही जो चुनाव है स्प्रे करने का वो है फूलों की अवस्था, क्योंकि किसी भी फसल में दवाई का चयन और दवाई को स्प्रे करने की जो अवस्था है वो निर्धारित करती है आपका उत्पादन। तो कोराजन का 60 ml का डोज प्रति एकड़, इसके अलावा फूलों की अवस्था, इसके लिए परफेक्ट समय है आपका उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। अब मैं ये जानना चाहूँगी सर कि फूलों की अवस्था ही क्यों, फूलों की अवस्था में ही कोराजन का इस्तेमाल करना क्यों आवश्यक है? बहुत ही अच्छा सवाल है अनुप्रिया। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था और रोहित जी ने भी मेंशन किया था कि जो फूलों की अवस्था रहती है वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी अवस्था रहती है। क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि फूल ही है जो बाद में कर्रे में परिवर्तित होता है और कर्रे ही है जो बाद में फली में परिवर्तित होता है और उसी में फिर दाने बनते हैं। अगर फूलों को हमने कोराजन से सुरक्षा दी तो फसल में फूलों की संख्या ज़्यादा नजर आएगी। क्यों? क्योंकि कीटों के द्वारा अगर फूल का नुकसान हो रहा है, मतलब ये मान के चलिए एक फली का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमेशा किसान भाइयों को हम निवेदन करते हैं या उनको बताते हैं कि आपको फूलों को सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूलों का नुकसान मतलब कहीं ना कहीं जाके उत्पादन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। रोहित सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और अन्य क्या फ़ायदे हैं अगर हम कोराजन इस्तेमाल करते हैं तो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। अगर अन्य फ़ायदों की बात करें, अगर हमने सही समय पर कोराजन का 60 ml प्रति एकड़ का स्प्रे किया हुआ है तो आपने एक सबसे पहली चीज़ आपने अपने फूलों को बचा लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग बरसात जब कंटिन्यू आने लगती है तो हम लोग कई बार दोबारा से स्प्रे नहीं कर पाते, लेकिन कोराजन के साथ में अच्छी चीज़ ये है कि ये लंबे समय तक आपकी फसल में इल्लियों से सुरक्षा प्रदान करता है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के कारण आप अपने खेत से इल्लियों के दुष्प्रभाव से निश्चिंत रह करके अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी रख सकते हैं। तो कोराजन में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोराजन से अपनी फसल को सुरक्षा दी और उसके 2 घंटे बाद अगर बारिश भी हो जाती है तो कोराजन की जो दवा है वो सुरक्षा आपको आपकी फसल पर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 घंटे के अंदर ये पौधे में समाहित हो जाता है। इसका जो दवा है इसकी पौधे के अंदर समाहित होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो अगर 2 घंटे बाद बारिश हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कोराजन दवा में एक प्रवृत्ति है जिसको हम ट्रांसलैमिनर एक्शन कहते हैं। इसकी अंतःप्रवाही होने की क्षमता इसको दूसरी दवाओं से अलग बनाती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और महत्वपूर्ण चीज़ कि मान लीजिए कि कभी किसान भाई चूक गए, दवा नहीं डाल पाए, या जब दवा डालने आए तब तक इल्ली का प्रकोप शुरू हो चुका था। हम तो कोशिश करते हैं इल्ली का प्रकोप शुरू होने के पहले ये दवा डाली जाए, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से किसान भाई नहीं डाल पाए, बारिश हो रही थी, कोई भी किसी भी तरह का कारण हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो आए छिड़काव करने तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहले से इल्ली का प्रकोप है। तो अगर आप जैसे कोराजन से सुरक्षा देंगे तो आपकी फसल तुरंत इल्लियां नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगी। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में अगर आप देखेंगे, जैसे ही कोराजन कीट के शरीर के अंदर जाता है वो उसके मांसपेशियों में राइनोडाइन रिसेप्टर से जुड़ जाता है। राइनोडाइन रिसेप्टर कीट के मांसपेशियों में काम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैल्शियम स्टोर से कैल्शियम का आवागमन राइनोडाइन रिसेप्टर से संचालित होता है, जिसके कारण कीट के मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती। रनाक्सिपर के राइनोडाइन रिसेप्टर से जुड़ने के बाद अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन निकल जाता है और इस तरह कीट को लकवा मार जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोराजन किस तरीके से काम करता है, कोराजन एक चयनशील और अंतःप्रवाही रसायन है। जो अंडे से इल्ली बाहर आती है, सबसे पहले वो अंडे के छिलकों को खाती है, जो कोराजन द्वारा उपचारित होता है। कोराजन कीट के अंदर जाकर राइनोडाइन रिसेप्टर से जुड़ जाता है और अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन्स रिलीज होने के कारण इल्ली सुस्त पड़ने लगती है और उसके मांसपेशियों में भी लकवा पड़ जाता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब किसान भाई खरीदने जाए कोराजन को तो ऐसे क्या अन्य बातें हैं जो उनको ध्यान रखने की जरूरत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अनुप्रिया, और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा ये विशेष ध्यान रखें। जब भी आप कोराजन खरीदने जाते हैं तो कोशिश ये करें कि अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें, दुकान पे जाके, और पक्के बिल के साथ खरीदें। एक और जरिया है ऐसे कैसे और वो चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोराजन की बोतल पे पीछे आइजोन का स्टिकर होता है। उस स्टिकर पे एक नंबर दिया रहता है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे, जैसे ही आप उस आइजोन स्टिकर पे दिए गए नंबर को मैसेज करेंगे, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा कि ये वैलिड है
या अनवैलिड है। तो ये इस तरीके से और आप अपने आप को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने जिस दवाई का चुनाव किया है, जिस जगह से लिया है, वो बिल्कुल सही है या नहीं है। कोराजन का इस्तेमाल आप 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ फूलों की अवस्था में कर सकते हैं। फूलों की अवस्था, मांगे कोराजन की सुरक्षा। कोराजन जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। धन्यवाद।